हेलो साथियों, राधे राधे। तो जैसा कि आपको पता ही है, हमने कर्म स्टार्ट किया है हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास वाली बुक जो 11वीं और 12वीं में लगती है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। और उसमें कल हमने जो पढ़ा था, हिंदी भाषा की 18 बोलियों का हमने अध्ययन किया था। 5 उपभाषाएं पढ़ी थी और आज हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य की लेखन सामग्री प्राप्ति के पश्चात विद्वानों ने इतिहास लेखन प्रारंभ किया। हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रथम इतिहास लेखन का श्रेय फ्रेंच विद्वान कौन है दोस्तों? फ्रेंच विद्वान प्रथम गारसा द तासी। गारसा द तासी ने क्या लिखा था? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी नाम से 1839 में प्रथम भाग प्रकाशित हुआ तथा द्वितीय भाग सन 1847 में प्रकाशित हुआ। इसे अंग्रेजी के वर्णों के क्रमानुसार लिखा गया। यह हिंदी और उर्दू के लगभग 70 या 72 भी मिलता है कवियों का संग्रह है। ताशी ने प्रथम प्रयास में कवियों का जीवन और उनके द्वारा रचित रचनाओं का उपलब्ध विवरण प्रस्तुत किया। यह नई दिशा की ओर प्रथम कदम था। इनकी पारंपरिक प्रयास प्रशंसनीय रहा। ठीक है दोस्तों, इनका पहला प्रयास था जो प्रशंसनीय रहा था। यह गौरवपूर्ण गाथा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में नवीन नींव का पत्थर थी। ठीक है, इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिव सिंह सेंगर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? शिव सिंह सरोज के नाम से सन 1883 में दूसरा इतिहास लिखा। इसमें लगभग 1000 कवियों का संग्रह मिलता है। कवियों की जीवन से संबंधित घटनाएं, चित्रों एवं उनकी कविताओं का संग्रह को संग्रहित किया गया। हिंदी इतिहास लेखन का तीसरा प्रयास जॉर्ज गियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से लिखा। यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से सन 1888 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने इस इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित किया। इस प्रकार का इतिहास पहली बार लिखा गया, किंतु काल क्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत मिस्र बंधुओं द्वारा की गई। यह ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद के नाम से सन 1913 में प्रकाशित हुआ। इसमें काल विभाजन भी किया गया और इसी समय हिंदी साहित्य जगत में एक दिव्यमान नक्षत्र का अवतरण हुआ। इनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल था। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित कालक्रमानुसार लिखा। इस इतिहास को हिंदी साहित्य इतिहास का प्रमाणिक व पारंपरिक ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों, आप ध्यान से पढ़ते रहिए, देखते रहिए। बुक से पढ़ते रहेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कवि है, उनकी रचनाएं हैं, उनको लिखते रहेंगे, हमें अच्छे से याद होगा। यह नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में सन 1929 में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में विभाजित करके इतिहास की महत्ता को बढ़ा दिया
और आगामी लेखकों के लिए सीधा और सरल मार्ग तैयार कर दिया। इनका काल क्रमानुसार न्यायोचित एवं युगानुरूप इतिहास है, क्योंकि इन्होंने उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर काल विभाजन किया। इस इतिहास में शुक्ल जी ने अपना दृष्टिकोण भी स्पष्ट किया। इन्होंने लिखा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। देखो साथियों, जो यह पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है, यह फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब्जेक्ट पेपर में बहुत बार आ चुका है। इसको ध्यान रखेंगे। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उनका सामंजस्य निभाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। शुक्ल के पश्चात हिंदी साहित्य में प्रवर्ती इतिहासकारों ने भी हिंदी जगत में अपना योगदान दिया। आचार्य राजहरि प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इतिहास लिखा। इसमें ऐसे तथ्यों को, निष्कर्षों को प्रतिपादित किया जो लेखन की दृष्टि से नवीन सामग्री एवं नई व्याख्या देते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अन्य लेखकों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने सन 1938 में डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तथा नामवर सिंह इत्यादि ने अध्ययन, शोध, प्रबंधन, समीक्षात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास में नवीन योगदान दिया है। हिंदी भाषा पर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा, अब हम पढ़ते हैं कि भारतवर्ष की विशाल धरा पर अनेक परंपराओं के लोगों के आक्रमण किया और वे यहाँ रच बस गए। इनकी परंपरा भारत की संस्कृति में मिल गई। भारत की धरती पर वैदिक धर्म के साथ बौद्ध धर्म व जैन धर्म का भी प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म ने मनुष्य को जियो और जीने दो की शिक्षा दी। जैन धर्म ने इसी सिद्धांत को हिंसा के नाम से अपनाया, किंतु वैदिक धर्म नष्ट नहीं हुआ। वैदिक धर्म में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं दर्शन शास्त्रों की रचनाएं हुई। न्याय दर्शन महर्षि गौतम, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, वैशेषिक महर्षि कणाद, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनि और मीमांसा वेदांत शंकराचार्य तथा 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी का व्याकरण, इन्हीं के कारण भारत विश्व में जगत गुरु कहलाया। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की उच्च कोटि के शिक्षा केंद्र बन गए। वैदिक संस्कृति का पूर्ण विकास हो गया। यहीं से विश्व में सृष्टि और परमात्मा की व्याख्या दी गई। आगे देखते हैं। आत्मा और माया मिटकर ज्ञान के द्वारा विश्व शांति, प्रेम और सद्भावना की शिक्षा प्रदान की गई। इसी कारण भारत के अस्तित्व आज भी अमिट है। संस्कृति के आचार्य ने संतों, सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों तथा नाथ समुदायों के कवियों द्वारा जन
मानस में चेतना का नवीन प्रसार संचार किया, चित्तवृत्तियों एवं सात्विक प्रवृत्तियों की ओर दर्शन किया। इसका प्रमुख श्रेय भारतीय वैदिक साहित्य में ऋग्वेद को जाता है, क्योंकि ऋग्वेद की ऋचाएँ सृष्टि के तत्वों की प्रमाणिक व्याख्या दी गई है। जैसे इंद्र है, वरुण है, सूर्य है, पृथ्वी आदि को देवों की संज्ञा देकर सृष्टि का संचालन करने में सहयोग को प्रदान करने के कारण इनकी स्तुति की गई। यही सत्य जगत विदित है कि इन तत्वों के माध्यम से सृष्टि आज भी संचालित है। ऋग्वेद में साहित्य का मूल संस्कृति भाषा की शैली पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई और क्षेत्रीय अपभ्रंश भाषाओं से उपभाषाएं एवं बोलियां ही हिंदी भाषा का जन्म का कारण है। इसी हिंदी साहित्य पर वैदिक कालीन संस्कृति के शब्दों की अमिट छाप है। जैसे वाल्मीकि, वेदव्यास, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, दंडी, भामा, भारती, भवभूति, विश्वनाथ, जयदेव, माघकवि, कल्हण आदि कवियों ने अपभ्रंश साहित्य के अनेक आचार्यों के काव्यों ने हिंदी भाषा को प्रभावित किया। अब्दुल रहमान ने लिखा था संदेश राशक, जोइंदु कृत परमात्म प्रकाश। धनपाल ने लिखा था भविष्यत कहा। पुष्यदंत ने लिखा था जसचर्यु। स्वयंभू कृत लिखा था पवनचर्यु। मुनि राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा का मतलब होता है दोहों का संग्रह। हेमचंद्र का है शब्दानुशासन। जैसी कृतियों का हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान है। राहुल सांकृत्यायन तो इस समय सरहपा या सरहपाद हिंदी का पहला कवि मानते हैं। देखो, राहुल सांकृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? सरहपा को। अगला देखो, हिंदी साहित्य पर राजनीतिक प्रभाव कौन कौन से हैं। हर्षवर्धन का साम्राज्य 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में छिन्न भिन्न हो गया। इसके द्वारा शासित राज्यों ने अपनी संप्रभुता प्राप्त कर ली। साथ ही आक्रमणकारियों के लगातार युद्धों से भारतवर्ष की स्थिति को शोचनीय बना दिया। भारत की संगठित सत्ता पतन की ओर जा रही थी और इसी समय इस्लाम राज्य की नींव रखी जा रही थी। 18वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक भारतीय राजनीति परिस्थितियों को धीरे धीरे क्षीण होती चली गई और इस्लामी शासन हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। युद्धों से आहत भारतीय जनता अपना धैर्य खो चुकी थी। विदेशी शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव साहित्य क्षेत्र में पड़ने लगा। भाषा में अरबी और फारसी शब्द आ गए। चारों तरफ अराजकता, गृह कलह, विरोध, आक्रमण, अशांति, निर्धनता से ग्रस्त होकर मानव अपने मन को परमात्मा के केंद्र करने लगा। इस समय 3 बातें प्रमुख थी। कौन कौन सी थी 3 बातें? देखते हैं। कुछ व्यक्ति भौतिक सुखों से वंचित होने पर आध्यात्मिक बातें करने लगे। कुछ हिम्मत करके जी जान से दुश्मनों से लोहा लेते हुए प्राण न्यौछावर करने लगे। कुछ मरते मरते ही अपने भोग का त्याग कर सकते हैं। इस युग में विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। इन परिस्थितियों के कारण चौथी पंक्ति उन लोगों की है
जिन्होंने अपने शौर्य एवं बुद्धि के बल पर धैर्य को बचाए रखा, ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में अपना विश्वास जगाए रखा, ऐसे वीर धरती के लिए गौरव बन रहे थे। इसी गौरवपूर्ण गाथा का उदय रासो साहित्य से हुआ। इसमें आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, उनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, शौर्य, वीरता एवं पराक्रम को दर्शाया जा रहा था। राजनीति एवं अजीब मोड़ ले रही थी, लेकिन यह विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को बुरी तरह से नष्ट कर दिया और जन धन की हानि के साथ भारतीय निराशा के सागर में डूब रहे थे। आर्यावर्त की समृद्धि और खुशहाली एवं शक्ति से आसपास सीमावर्ती प्रदेश खुश नहीं थे। इनके मन मस्तिष्क में सदैव आर्यावर्त की खुशी छीनने लगी योजना बनती रही। यह सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश विदेशियों की आंखों की किरकिरी बन रहा था। यहाँ यवन, आभिर, हुण, कुषाण और मुसलमान आदि जातियाँ हुई। भारत के अद्भुत शौर्य के आगे यह यवन पराजित हुए, किंतु लगातार युद्धों के कारण 10वीं शताब्दी तक विदेशी जातियों का अपना आधिपत्य जमा लिया। 6ठी शताब्दी में हर्षवर्धन का एक छत्र साम्राज्य रहा। चीनी यात्री वैनसांग जब आया तो भारत के वैभव को देखकर यह चकित रह गया। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने भारत पर लगातार कई आक्रमण किए और भारत को लूट कर ले गया। गजनवी के बाद भारत में शहाबुद्दीन महमूद गौरी ने आक्रमण किया। तब पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन महमूद गौरी तराइन के 1191 का पहला युद्ध हुआ, जिसमें गौरी पराजित हुआ, किंतु दूसरे ही वर्ष 1192 में शहाबुद्दीन गौरी तराइन के मैदान में फिर आ डटा और यह भारत के लिए एक निर्णायक युद्ध रहा। पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और गौरी की विजय हुई। इन युद्धों के कारण राजनीति और पिस गई, आर्थिक संकट से जूझ रही थी, अकाल और भूखमरी से आहत थी और साम्राज्य युद्ध में व्यस्त रहे। गुलाम प्रथा का बोलबाला था। स्त्रियों को बाजार में खरीदा और बेचा जाता था। दास प्रथा का प्रचलन हो रहा था। गरीब गुलाम वंश, खिलजी वंश तथा भारत की स्थिति शोचनीयता थी। अकाल और गरीबी के कारण हिंदुओं को दुख भोगना पड़ा था और अमीर खुसरो इसी युग के कवि हैं। इन्होंने इस समय अपनी प्रसिद्ध कविता अमीर खुसरो की पहेलियाँ लिखी थी। तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उससे नाम जो पूछा, आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहेली गोरी। अमीर खुसरो यूं कहे, अपने नाम न बोली निबोरी। सामाजिक प्रभाव पड़ते हैं हिंदी साहित्य पर, क्या रहे? राजनीतिक परिस्थितियों के कारण सामाजिक परिस्थितियों में भी परिवर्तन आ रहा था। जनता का शासन के प्रति विश्वास समाप्त हो गया तो धर्म में मठाधीशों के प्रति भी निराशा ही हाथ लग रही थी। चारों तरफ असहायता, लाचार नजर आ रही थी। ऐसे में अंधविश्वास और जाति पाति का भेद बढ़ गया। समाज में असामाजिकता, अत्याचार, अनुशासनहीनता का वातावरण फैल गया। स्त्रियों के प्रति भी और भी अन्याय होने लगा। नारी वस्तु की भांति खरीदी और बेचे जाने लगी। सती प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा की परंपराओं जोर पकड़ लिया।
ढोंगी संत महात्मा व्यक्तियों को धर्म का भय दिखाकर ठग रहे थे। निर्धनता जनता के लिए आत्मविशाप बन गया। अकाल आ गया। महामारी आक्रमण के कारण फसलें नष्ट हो गई, उन्होंने नष्ट कर दी। जनता को मारना काटना आदि बातों से समाज में विकट परिस्थितियों में डाल दिया। गरीब और गरीब बन गए और धनी और धनवान बन गए। इस समय केवल साहित्य के द्वारा ही आशा का संचार किया जा रहा था। अपभ्रंश भाषा में हिंदी रचना हो रही थी। अपभ्रंश भाषा में साहित्य की रचना हो रही थी, जिसके माध्यम से धर्म, नियम, नैतिकता पुनः समाज में अपना स्थान जमा रही थी। 7वीं शताब्दी के अंत में 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्थापत्य कला को बढ़ावा मिला। पल्लव शासकों ने शिल्पियों, चित्रकारों को सम्मान देना शुरू कर दिया। मद्रास म्यूजिक के चोल ताम्रपत्र के अनुसार कांचीपुरम में बुनकरों को उनकी व्यापारिक कलाओं के कारण शौर्य व्यापारियों जैसे सम्मान मिलाना शुरू हो गया और बुनकर जुलाहे कपड़े का व्यापार करने लगे। दक्षिण में वैष्णव आलवार संतों के उच्च वर्ग व निम्न वर्णों के संत आपस में मिलजुल कर रहने लगे। समाज में सामाजिक सद्भावना का संदेश दे रहे थे। निम्न वर्ग सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठने के लिए वे एक नया मार्ग ढूंढने के लिए प्रवृत्त हो रहा था। इसी समुदाय से कांचीपुरम नामक संत बहुत प्रतिष्ठित हो रहे थे। समाज में रामानुजाचार्य व विशिष्ट अद्वैतवाद, शंकराचार्य के अद्वैतवाद का दर्शन जीवन दर्शन को प्रकट कर रहा था। अद्वैत के शंकराचार्य जगत को मिथ्या परिवर्तन मानते हुए ब्रह्मा को सत्य मानते हैं। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। और रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद में जगत को शरीर और ब्रह्मा को शरीर मानते थे। रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद जी ने भक्ति को दक्षिण की ओर लाने का कार्य किया। रामानंद जी के बारे में कहा जाता है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। आगे बढ़ते हैं, हिंदी की पृष्ठभूमि, आदिकाल की पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का फर्स्ट काल है आदिकाल, और इसी आदिकाल की पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा के विशाल साहित्य में अपार शब्द भंडार है। इसमें अनेक ग्रंथों की रचना हुई, किंतु वेद, उपनिषद, आरण्यक की भाषा सामान्य जन के कठिन हो रही थी। इसलिए भाषा का सरलीकरण हुआ और लोक भाषा के रूप में अपभ्रंश तक पहुँच हुई। 7वीं शताब्दी में अपभ्रंश पूर्ण रूप से विकास की ओर जा रही थी। इन्हीं वह ग्राम्य भाषा में के रूप में तो कहीं संस्कृतनिष्ठ शताब्दी युक्त वाक्य योजना के अंतर्गत लिखी जा रही थी। तत्कालीन साहित्यकार जनरुचि को देखकर अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहे थे। 7वीं शताब्दी के सिद्धाचार्यों ने अपने अनुभवों को वाणी देना प्रारंभ कर दिया। उनकी भाषा में संस्कृत शब्दावली का प्रयोग हुआ। ये तत्सम शब्द धीरे धीरे हिंदी भाषा की नींव डाल रहे थे। 10वीं शताब्दी तक आते आते अपभ्रंश का लोक साहित्य प्राप्त विकसित एवं सूक्ष्म भावनाओं की अभिव्यंजना करने लगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस समय अपभ्रंश एवं परिनिष्ठित होकर साहित्य भाषा का रूप धारण कर चुकी थी और लोक भाषा में लिखित साहित्य तत्सम शब्दावली युक्त
अपभ्रंश में लिखा जाने लगा। अपभ्रंश का रूप निखर कर आ रहा था। विभिन्न प्रवृत्तियों एवं विभिन्न काव्यों रूप के कारण कथा और शिल्प विधान भी संस्कृत साहित्य के नियम के बंधन से मुक्त हो गया। यह विभिन्न संप्रदाय, धर्म तथा मतांतरों का काल था। कहीं सदाचार और वैराग्य की धारा कवि और रचना लिख रहा था, तो कहीं श्रृंगार इस रस की धारा के साथ साथ वीर रस का भी संगम हो रहा था। 10वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी का यह साहित्य राजश्रय, धर्माश्रय और लोकाश्रय के आधार पर रचा जा रहा था। इस समय साहित्य संक्रमण का काल रहा था। छंद, काव्यात्मक रूप, विषय वस्तु, काव्य रूढ़ियों एवं परंपराओं की दृष्टि से साहित्य प्रचुर मात्रा में प्रभावित हुआ। अपभ्रंश का जो साहित्य है वो प्रचुर मात्रा में प्रभावित हुआ। हिंदी भाषा को प्राणवान बनाने का प्रयास प्रबुद्ध चेतना और वीक्षानुमुखी प्रतिभावान रचनाकारों ने अपने भावों को लोक रंजनकारी एवं लोक कल्याणकारी बनाने का सुनियोजित मार्ग प्रशस्त किया। जनमानस जीवन धारा की ओर बढ़ रहा था। वीर रस की वैराग्यमयी धारा अदम्य साहस का संचार किया, जो लोक रंजन के साथ साथ लोक रसन का काम कर रही थी। राजश्रय कवियों ने युद्ध में क्षणों सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए वीर रस को चुना। वीर रस की ओजस्वी शैली के कारण इसको रसों का नाम दिया गया। यथा आध्यात्मिक, वीर रसात्मक और श्रृंगारिक रचनाओं के उदाहरण इस प्रकार हैं। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, च्योराय सभे मुल्क, उजू रे उजू जाड़ी माँ तेहू रेबक, निहुई वो ही जा जहूरे लंक। सरहपा की है पंक्तियाँ। दूसरी देखो, अमीर कज जज्जल भई फोहाणल, यह मई उज्जलऊ, सुल्तानी शशि करवाल द तजी कलेवर देवचलो। सारंग दर की पंक्तियाँ हैं। ये क्वेश्चन में आते हैं पेपर में। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन निरुपति भेल, से हो मधु बोल सुवरनहु, सुनल श्रुति पथ परस न मेल। विद्यापति की पंक्तियां हैं ये। आदिकाल के इस समय में हिंदी का प्रारंभिक रूप देखने को मिल रहा है। हिंदी अपने अस्तित्व में आ रही थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, इसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं। और भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। इसे अपभ्रंश के बढ़ावे के कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के नाम से चलती थी। यद्यपि इसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया। इस प्रकार अपभ्रंश के प्रारंभ से लिखा जा चुका है। इसमें जो रचनाएं हैं वो उत्तरार्ध अपभ्रंश की रचनाएं आदिकाल की रचनाएं मानी गई। इस समय का साहित्य प्रिनिष्ठित अपभ्रंश के रूप में हिंदी का रूप निखर रहा था। इस काल का नामकरण पर विद्वानों का मत प्रकट कर रहे थे। इस काल के नामकरण पर अनेक मत प्रकट हो रहे थे।
देखो दोस्तों, इस आदिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों का अलग अलग मतभेद है और कल हम इसके नामकरण के बारे में जिक्र करेंगे। आज के लिए इतना ही साथियों, राधे राधे।